सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण पेज नंबर 5। देखिए जैसे कि इससे पहले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 में हमने द्विघात समीकरण की विभिन्न एक्सरसाइज और थ्योरी को वहाँ पे जाना था और समीकरण के बारे में भी जाना था। अब लेक्चर नंबर 5 में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को कर रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4 में हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये है एक्सरसाइज 4.3 का एनसीईआरटी का। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है समय, चाल और दूरी पे डिपेंड है और हम जानते हैं इन तीनों में क्या संबंध होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। जैसे कि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हमें यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है जो अज्ञात है, तो इसलिए हम रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। और कौन सी चाल? सामान्य चाल। और कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है? वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उसको हल करते हैं। माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा है। परिवर्तित चाल कितनी हो जाएगी? x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यदि हमने रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है तो परिवर्तित चाल कितनी होगी? x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो परिवर्तित चाल, ठीक है ना, तो तब कंडीशन क्या होती? तो हमने रेलगाड़ी की चाल x मान ली, तब ये परिवर्तित दूरी कितनी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 360 किलो। अब अगर वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और x प्लस उस 360 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और बाद में 360 किलोमीटर की दूरी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो 1 घंटे का अंतर आ जाता है समय में। तो उस समय के अंतर को हमें यहाँ निकालना। समय बराबर जैसे कि जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ पे समय हम निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे समय में संबंध दे रखा है। समय में संबंध कितना है? 1 घंटे का है। यानी उनमें अगर हम चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि कर देते हैं तो कितना घंटा समय कम लेती है? 1 घंटा। क्योंकि जैसे चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा और रेलगाड़ी धीरे धीरे चलेगी तो समय क्या ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे x समय x + 5 ज्यादा है, दूरी 360 किलोमीटर ही तय कर रहे हैं हम, प्रत्येक स्थिति है। और ये तो लिख देते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। ठीक है, ये हमने मान लिया बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर क्या होता है? t होता है, इसलिए t बराबर कितना हो जाएगा? d/v। अर्थात कितना हो जाएगा? 360 बटे x घंटा। रेलगाड़ी द्वारा जब चाल परिवर्तित हो जाती है x + 5 किलोमीटर
प्रति घंटे की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय t2, उसे हमने मान लिया कितना है 360/x + 5। अब चूंकि समय का अंतर कितना है 1 घंटा है, यहाँ पे t1 ज्यादा है किससे t2 से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाल बढ़ रही है, यहाँ पे चाल कम है, चाल कम समय ज्यादा है, चाल अधिक समय कम। तो यहाँ पे x1 ये जो हमारे पास t1 है, सॉरी t1 जो समय है वो किससे अधिक है t2 से। नीचे बड़ा होने का मतलब छोटा और हर किसी भी भिन्न का हर बड़ा होने का मतलब है ओवरऑल वैल्यू छोटी। और ये तो यहाँ t1 बड़ा है किससे t2 से। प्रश्नानुसार समय का अंतर अधिक होना और कम होना होता है अंतर, अधिक होना और कम होने का अर्थ होता है अंतर, और अंतर का मतलब होता है ज्यादा वाले में से कम वाला घटना। तो कितने समय का अंतर कितना आ गया है वहां पे 1 घंटे आ गया है, समय का अंतर आ गया है 1 घंटा। कि अगर चाल में वृद्धि होती या चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 1 घंटे का समय कम लेता। कम होना और अधिक होना अर्थात अंतर, और अंतर का अर्थ होता है ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना। तो प्रश्नानुसार क्या t1 माइनस t2 कितना है 1 घंटा। t1 में t2 का मान रखें, t1 में t2 का मान रखने पर, तो जैसे ही हमने t1 t2 का मान रखा, t1 का मान रखो 360/x माइनस 360 कितना x + 5 बराबर 1। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे और हल करने के बाद x का मान निकालेंगे, और जो x की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी हमारे पास रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो इस समीकरण को हल करते हैं। तो इस समीकरण को जैसे ही हल करेंगे तो क्या हो गया एलसीएम कितना हो गया, इसका हो गया x × x + 5, और 360 दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, या 360x + 5 हो जाएगा और ये 360x हो जाएगा बराबर 1। चलो हल कर लेते हैं और आगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 360x + 360 की गुणा किससे 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 5 × 30 0 3 और 5 या 15 3 18 माइनस 360x बटे नीचे भी गुणा कर देते हैं x² + 5x बराबर कितना चल गया 1 चल जाएगा। तो 360x से 360x कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास 1800/x² + 5x बराबर 1, या 1y1 लिख सकते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x² + 5x बराबर 1800। ये आगे देखें तो हमारे पास यही समीकरण कितनी आ गई x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो देखिए जो उपरोक्त कंडीशन दे रखी थी उसकी उस स्थिति का जो द्विघात समीकरण है ये है हमारे पास x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। और इसी द्विघात समीकरण को हल करने पर हम किसका मान निकालेंगे x का मान निकालेंगे, और जैसे ही x का मान आएगा जो भी वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, वही क्या हो जाएगी हमारे पास रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो उस रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे हम यहाँ पे। तो अब इसे हल करने के लिए हम बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ सकते हैं। तो देखेंगे अगर इसका फैक्टर ले लिया जाए तो कितना आ जाएगा, इसका फैक्टर आ जाएगा 45 × 40। ऐसा गुणनखंड जिनका गुणनफल कितना बन जाए 1800 बन जाए और योगफल या अंतर कितना आ जाए 5x आ जाए। तो कितना आ गया ये।
तो अब देखिए ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, यहाँ पे x² + 5x - 1800। अगर इसकी ax² + bx + c से तुलना करें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू है 1800 विद माइनस साइन है। तो अब देखिए क्या होता है, बीच वाले पद को दो भागों में तोड़कर कर रहे हैं, तो 1800 के ऐसे गुणनखंड जो जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए हमारे पास 5 आ जाए। तो वो कितना हो गया, x² + 45x - 40x - 1800 बराबर 0। ये चीजें आ गई हमारे पास, इन चीजों को मैं हल करना जा रहे हैं, इस समीकरण को हल करने जा रहे हैं और आगे देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे कितना आ गया, x कॉमन आ गया तो ये हो गया x + 45 और ये -40 कॉमन आ गया तो यहाँ से हो गया x + 45 बराबर 0। ये हमारे पास आ गया। फिर से दोनों पदों में से कॉमन ले लो, x + 45 यहाँ से कॉमन आ गया तो x - 40 बराबर 0 बचेगा। ये हमारे पास गुणनखंड आ गए इसके। दिस इंप्लाइज x + 45 = 0 या x - 40 = 0। अब उस चीज को देखते हुए अब मैं यहाँ पे उसे हल करने जा रहा हूँ, यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो वहां से हमारे दो गुणनखंड मिले थे, एक x + 45, एक x - 45, सॉरी x - 40। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज x = -45 और ये x = 40। चूंकि क्या चार ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 40 लेने पर तो अमान्य हो जाएगा। x बराबर -45 क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा और x बराबर 40 लेने पर, x बराबर 40 लेने पर रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी हो गई, क्या मान लीजिए हमने x और x की वैल्यू आई कितनी 40 किलोमीटर प्रति रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसी प्रकार जैसे हमारे ये पास प्रश्न हुआ, आगे और आगे प्रश्नों को इसी प्रकार से हल करेंगे। तो ये हमारे पास रेलगाड़ी की जो चाल आ गई वो आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 8 था ये एनसीईआरटी का, जो रेलगाड़ी की चाल पर आधारित था। अब आगे टंकी और समय पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पे हम कर लेते हैं और आगे देखेंगे प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 को करने जा रहे हैं हम, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। दो पानी के नल एक साथ एक खोज को एक साथ एक खोज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े
व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक के द्वारा से खोज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 2 पानी के नल एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के द्वारा होज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो हमें ये समय ज्ञात करना है जिसमें होज दोनों अलग अलग भरें। तो अब देखिए प्रश्न को समझ लेते हैं। 2 पानी के नल एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि होज को 2 नल भर रहे हैं और दोनों नल कितने घंटे में भर रहे हैं? 9 सही 3/8 घंटे में भर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, एक होज क्या करेगा? इससे अधिक ही समय लेगा। अकेले नल से अगर हम होज को भरें तो वो इससे ज्यादा ही समय लेगा, तो भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है। तो प्रत्येक के द्वारा अलग से होज को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए हमारे पास नल का व्यास बड़ा हो तो वो ज्यादा पानी देगा तो होज को कम समय में भरेगा, कम समय में भरेगा। तो होज को बड़ा व्यास वाला नल कितने समय में भर रहा है? 10 घंटे कम समय में भर रहा है। तो यहाँ पे जो है एक दूसरे का समय निर्भर कर रहा है, पहले वाले नल का और दूसरे वाले नल का, जिनके व्यास आपस में क्या है? एक का कम है और एक का ज्यादा है। आपस में 10 घंटे का समय के अंतर से होज को भर रहे हैं अकेले। तो इसको हल करना है तो मान लेते हैं, अगर हम बड़े व्यास वाले को मान लेते हैं तो छोटे व्यास वाले हमारे पास कितने समय लेगा वो देख लेंगे हम। तो छोटे और बड़े व्यास वाले नल को अगर हम कम व्यास वाले या बड़े व्यास वाले को x मान लेते हैं तो कम व्यास वाला x + 5 लेगा। तो मान लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। माना बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में x घंटे का समय लेता है। तो देखिए हमने यहाँ पे किसका माना है? बड़े वाले का माना। अगर छोटे वाले का भी मान सकते हैं। अब देखिए बड़े व्यास वाला x घंटे ले रहा, तो छोटा वाला क्या होगा? ज्यादा समय लेगा। और वो कितने ज्यादा समय लेगा? 10 घंटे अधिक लेगा। या हम छोटे वाले का मान लेते कि छोटा वाला x घंटा समय लेता है भरने का, तो बड़े वाला क्या होता? कम लेता,
तो ऑब्वियसली जैसे जानते हैं, तो हमने यहाँ पे बड़े व्यास वाले नल को, बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में x घंटे का समय लेता है, ये हमने मान लिया। तब छोटे व्यास वाले नल द्वारा होज को भरने में लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 10 घंटे। अब देखिए वो अकेला x घंटे में भर रहा है और ये x प्लस 10 घंटे में भरेगा। अगर मैं इनका एकांक समय का कार्य पूछूं, देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है और वो 10 घंटे में 100 यूनिट 10 घंटे में किसी कार्य को कंप्लीट कर सकता है, तो अगर मैं उस व्यक्ति के द्वारा एक घंटे में किए गए कार्य की गणना करूं तो वो कितना हो जाएगा, उसका 1/10 भाग हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे, तो इसलिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया होज बराबर कितना हो जाएगा, 1/x भाग। अब देखिए ऊपर क्या होता है, ये x घंटा है समय, तो x घंटे में ये अकेला उस होज का कितना भाग भर देगा, 1/x भाग भर देगा। इसलिए छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया होज कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 10 भाग। इतना भाग ये उसका भर देंगे। अब चूंकि दोनों मिलके कितने घंटे में भर रहे हैं, लिखेंगे चूंकि दोनों नलों द्वारा होज को भरने में लगा समय बराबर कितना है, 9 सही 3/8 घंटे। 9 8 भाग सकते हैं, 75/8 घंटे। दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में होज का भरा गया भाग कितना हो जाएगा, 1/75/8 या 8/75। अब प्रश्नानुसार 1 घंटे का दोनों का एक घंटे का कार्य ये लिया और दोनों के द्वारा ये भी 1 घंटे का कार्य, इन दोनों को जोड़कर किसके बराबर रख देंगे, इसके बराबर रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक समीकरण आ जाएगा। इसलिए कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 8/75। दोनों का ये भाग दोनों भाग मिलके किसको भर रहे हैं, 10 को भर रहे हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। और दोनों के द्वारा कितने समय में भरा जा रहा है, वो 75/8 घंटे में। तो 75/8 घंटे में तो एकांक समय का कार्य निकाल लिया हमने, दोनों के द्वारा एकांक समय का कार्य ये रहा और दोनों का अलग अलग एकांक समय का कार्य ये रहा। दोनों को जोड़कर ये एकांक समय का अलग अलग है दोनों का, और ये दोनों का एकांक समय का एक साथ है, तो दोनों को आपस में बराबर रख देंगे योग करके, तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा। इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, द्विघात समीकरण आने वाला है। इसको हम आगे हल करने वाले हैं। तो जैसे ही हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x × x प्लस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 10 और प्लस x बराबर कितना हो गया, 8/75। चलो कर लेते, कितना हो गया, 2x प्लस 10 और यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, 2x प्लस 10 ओवर x² प्लस 10x बराबर 8y कितना हो गया, 75 हो गया।
यहाँ से 2 कॉमन लेकर कितना हो गया x प्लस 5 हो गया और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 8 ओवर 2 से यहाँ पे इसे 4 टाइम्स कट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 4 ओवर 75। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हो गया 4x स्क्वायर कितना x 40x, ये हो गया कितना 75x और ये हो गया 75 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजे 25 2 और 5 सत्ते 35 36 37। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से समीकरण बना लेते हैं तो कितना हो गया 4x स्क्वायर, ये 40 वो 75 इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का 35x और माइनस का 375। तो ये हमारे पास एक समीकरण आ गया, इसका एक द्विघात समीकरण बन के आ गया है। अब इस जैसे ही इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे तो देखेंगे कि इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं और फैक्टर हम यहाँ पे ले लेंगे इसके। तो आगे देखेंगे इस समीकरण को हल करेंगे हम और इस समीकरण को हल करेंगे तो देखेंगे क्या आने वाला है। तो ये आ गया चलिए, तो आगे देखने वाले हैं यहाँ पे ये हमारे पास द्विघात समीकरण आया है तो मैं इधर से इसे बोर्ड को साफ करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 एक द्विघात समीकरण आ गया है और इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे और हल करेंगे तो देखेंगे कि क्या इसके फैक्टर आने वाले हैं। तो इसके फैक्टर देखते हैं। तो ये सब चीज़ हम निकालने वाले समीकरण को हल कर रहे हैं और x का मान निकालने जा रहे हैं। x का मान निकालने जा रहे हैं तो देखते हैं क्या है। तो देखिए हमारे पास समीकरण आया है 4x स्क्वायर माइनस का 35x माइनस 375 इक्वल्स टू 0। तो जैसा कि हम जानते हैं बीच वाले पद को दो भागों में तोड़कर हम इसको हल करने वाले हैं। तो 4 की गुणा कितने से करेंगे 375 से करेंगे, फिर से इनके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आने वाले हैं वो यहाँ पे देख लेंगे। तो इसके फैक्टर आने वाले हैं 7 और 25। तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 60x और प्लस का 25x माइनस 375 इक्वल्स टू 0। वही मेथड जो होता है हमारे पास ax स्क्वायर a b c a की गुणा c से करेंगे, फिर से गुणनफल जो आएगा उसके पुनः गुणनखंड ऐसे करेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 35 आ जाए। बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ने का ये तरीका होता है जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में देखा था और करा भी था वहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं तो यहाँ से जैसे ही कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया है। कितना कॉमन आ गया 2, 4 ले लो तो 4 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे कितना 4x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे कितना बचा x और यहाँ पे कितना 4 कम 4 4 पंजे 20। अभी और यहाँ पे कितना कॉमन आने वाला है 25। तो यहाँ पे x माइनस यहाँ पे देखेंगे तो कितना 25 और कितना कितना आ गया यहाँ पे 112 आ गया 125 25 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना आ गया x माइनस 15 इंटू ये आ गया 4x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 या 4x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज
x इक्वल टू 15 या यहाँ से x की वैल्यू मिल गई -25/x